स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले 3 असाइनमेंट में हम 3 पार्ट हिंदी के पूरे कर चुके हैं। अब जो है आपके असाइनमेंट 4 में हम लोग उन्हीं तीनों पाठों का रिवीजन करेंगे और इसमें जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण वाक्य और पंक्तियाँ बताई जाएगी जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका जो पहला पाठ है वो आपके पाठ्य पुस्तक उद्गम से है, ठीक है। पहला पाठ जो है वो है नया सवेरा। तो नया सवेरा का आपका पहला पेज का जो आपकी कविता की पंक्तियां हैं वो पूरी पंक्तियां ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जो है आपको ये प्रश्न आ सकता है कि पंक्तियां जो कविता है उसकी प्रथम 8 पंक्तियां लिखे। तो आप जो है ये पूरी कविता वहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके अलावा जो है आपके शब्द पिटारा यानी कि शब्दार्थ जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे सवेरा का सुबह, ताजगी का ताज़ा महसूस होने का भाव, हर्षित यानी प्रसन्न या खुश होना, कलियाँ यानी बिना खिले हुए फूल को हम कली कहते हैं, जड़ अर्थात संसार, सौंधी मतलब रुचिकर या भीनी भीनी हल्की हल्की, अलसाए या आलस्य से भरे हुए। दूसरा पाठ है मकड़ी का जाला। इसमें जो है आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बुनने का निश्चय किया और सोचा इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ आदि फंसेंगे और मैं उन्हें अपना आहार बनाऊंगी और खूब मज़े से रहूंगी। यहाँ पर से प्रश्न आता है कि मकड़ी ने क्या निश्चय किया, तो मकड़ी ने जाला बनाने का निश्चय किया। इसके अलावा मकड़ी जाला क्यों बुनना चाहती थी, तो मकड़ी जाला कीड़े मक्खियों को फंसाकर अपना आहार बनाने के लिए बुनना चाहती थी। इसके अलावा मकड़ी जाले में किन्हें फंसाने की इच्छा कर रही थी, तो मकड़ी जाले में कीड़े मक्खियाँ आदि को फंसाने की इच्छा कर रही थी। इसके अलावा जो है तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि दूसरी बार मकड़ी को जाला बुनने से किसने मना किया, तो दूसरी बार मकड़ी को जाला बुनने से चिड़िया ने मना किया। इसके अलावा आप यहाँ ऊपर की तरफ भी देखें कि तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। तो मकड़ी को कोने में जाला बुनते देख कौन हंस रही थी, तो बिल्ली हंस रही थी। इसके अलावा इस पेज से जो है शब्द पिटारा आपको पढ़ने होंगे, इससे भी शब्दार्थ लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। दूसरे पृष्ठ पर जो है बार बार प्रयास करने के कारण वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि मकड़ी भूख से क्यों परेशान थी। इसके अलावा जो है यहाँ से प्रश्न नीचे की तरफ देखिए कि अब वह हर किसी की सलाह, अनावश्यक सलाह को न मानकर अपनी अकल से काम किया करेगी। तो अंत में मकड़ी को क्या समझ आया, तो अंत में मकड़ी को यह समझ में आया कि अनावश्यक लोगों की सलाह नहीं मानना चाहिए, अनावश्यक लोगों की सलाह न मानकर अपने अकल से अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा शब्द पिटारा, आग्रह अर्थात निवेदन, इसे भी आपको याद करना होगा। अगला पाठ जो है हम आपके पुस्तक हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे। तो अगला पाठ है संज्ञा। संज्ञा से प्रश्न आता है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए। तो जिस प्रकार मैंने ये हाईलाइट किया है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के उदाहरण दीजिए, तो आप प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव इन सभी के उदाहरण लिखे हुए हैं, आप उनके उदाहरण लिख सकते हैं। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्रश्न आते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा पूछी जाती है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे लाल किला, श्री राम, जवाहरलाल नेहरू, महाभारत आदि। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जो है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी उदाहरण दिए हुए हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे नदी, मनुष्य, पर्वत इत्यादि। इसके अलावा जो है प्रश्न आते हैं कि संज्ञा के 2 उपभेद किसको कहते हैं। तो संज्ञा के 2 उपभेद के नाम होते हैं समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा जो है उसकी परिभाषा होती है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण होता है सभा, भीड़, कमेटी, परिवार, दल आदि।
उसी प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं तेल, चावल, गेहूं, पीतल, चांदी, कोयला आदि। अब जो संज्ञा के भेद में तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, तो इसकी परिभाषा होती है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म अथवा धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है सुंदरता, कोमलता, थकावट, बचपन आदि। तो आपके इन तीनों पाठों का जो है ये रिवीजन था। इसमें जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे।